Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 15th June 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about India's foreign policy under मोदी गवर्नमेंट. ये बहुत अच्छा आर्टिकल आया है द हिंदू में. तो पिछले 9 सालों में क्या अचीवमेंट्स रही हैं इंडिया की इन फॉरेन पॉलिसीज़, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे. तो आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये वाला आर्टिकल. दिस टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. सो किस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया है तो वो भी देखते हैं. सर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने हाल फिलहाल में मीडिया से इंटरैक्ट करते हुए उन्होंने गिनाए हैं द की अचीवमेंट्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी मेकिंग. तो उसमें उन्होंने बोला है कि जो भी हमारे अचीवमेंट्स हैं उसको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. पहला, इंडियाज़ ग्रोइंग फुटप्रिंट्स इन ग्लोबल ऑर्डर. तो जो ग्लोबल ऑर्डर है, जो इंटरनेशनल जो ओवरऑल सेटअप है, उसके अंदर इंडिया का प्रेजेंस ज़्यादा डोमिनेंट होता जा रहा है और वो मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी मेकिंग का पहला सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है. और दूसरा, जो भी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग है उसका एवरेज इंडियन सिटीजन के ऊपर, आम जनता के जीवन के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के कारण एक एवरेज इंडियन की लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं. दीज आर द 2 ब्रॉडर कैटेगरीज. तो एक एक करके देखते हैं. इंडियाज़ ग्रोइंग फुटप्रिंट इन ग्लोबल ऑर्डर के लिए क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं. तो डिसाइसिवनेस इन एक्शन, इसी से रिलेटेड कल भी हमने एक क्वेश्चन देखा था. तो देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और बाकी कई सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इंडिया डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाता रहा है. कहीं पे रोड बनाना, जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर पार्लियामेंट बनाना, डैम बनाना. लेकिन पहले की सरकारों में एक प्रॉब्लम थी कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लेते थे, जो इंडिया की इमेज को टार्निश करता था. बट जयशंकर साहब ने बताया है कि अब मौजूदा सरकार ने जो इस तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, वहाँ पे उनको काफ़ी स्विफ्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया. स्ट्रॉन्गर डिलीवरी ऑफ सच प्रोजेक्ट्स. मोर देन 600 प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन इन अक्रॉस 78 नेशंस इन द वर्ल्ड. इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट्स अलग अलग जगहों पे चल रहे हैं. ट्रस्टेड पार्टनरशिप इन ग्लोबल सप्लाई चेन. तो इंडिया इज़ इमर्जिंग एज ए स्ट्रॉन्ग मेंबर ऑफ ओवरऑल सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन. मतलब देखिए, इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन द वर्ल्ड इज़ गेटिंग इंटरकनेक्टेड. तो कोई चीज़ जापान में बनती है, उसका नेक्स्ट पार्ट इंडिया में बनता है, फिर कुछ चाइना में बनता है, एंड ऑल ऑफ देम गेट इंटीग्रेटेड टू क्रिएट द फाइनल प्रोडक्ट. तो सप्लाई चेन का इंडिया एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनता जा रहा है. दैट इज़ सेकेंड इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स यू में से फॉर इंडिया. तीसरा, ग्लोबल कंट्रीब्यूटर, चाहे वो वैक्सीन्स की बात की जाए, ओवरऑल इंपॉर्टेंट मेडिसिन की बात की जाए इन द पुअर कंट्रीज़ लाइक अफ्रीकन कंट्रीज और लेटिन अमेरिकन, वहाँ पे इंडिया इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टू सप्लाई सच एसेंशियल एंटिटीज़. उसके अलावा इंडिया हैज़ बिन फर्स्ट रेस्पॉन्डर टू ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लाइक टर्की में जो अर्थक्वेक डिजास्टर आया तो ऑपरेशन दोस्त चला करके इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू रेस्पॉन्ड इन सच सिनेरियो. इंटरनेशनल कोलिशन इंडिया प्रमोट कर रहा है फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन. तो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए इंडिया ने स्टार्ट किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जहाँ पे सोलर एनर्जी को टैप करने की बात की गई है और एक कोऑपरेशन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, मेनली अमंग्स द ट्रॉपिकल कंट्रीज़. उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंडिया ने प्रपोज किया कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, ये आइडिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था इन क्लाइमेट एक्शन समिट इन 2019, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमें डिजास्टर के बाद उसके कारण होने वाले इम्पैक्ट से निपटने के बजाय हमें फोकस करना चाहिए कि हम इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि अगर कोई नेचुरल इस तरह की कैटेस्ट्रॉफी होती भी है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे जीवन पे या डिजास्टर हमारे जीवन पे ना हो. इसके लिए हमें डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस तरह के कैटेस्ट्रॉफिक कंडीशन में भी ह्यूमन या प्रॉपर्टी या लाइफ पे बहुत ज़्यादा डैमेज ना करे. तो दैट वाज द आइडिया कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI दैट वाज स्टार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द सजेशन गिवन बाय इंडिया ओनली. तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं
you can see that is how India's footprint in global order is increasing. India has played important role in stabilizing the struggling economies. For example, जयशंकर साहब कहते हैं कि when most of the economies in the world were sitting on their hand, when Sri Lankan economy was in crisis, India was the first country to respond and help Sri Lanka to come out of the economic crisis that it faced last year. ग्लोबल फॉर्मेशन जैसे कि क्वाड, I2U2, SCO जिसका इंडिया मेंबर बना 2017 में, पैसिफिक कंट्रीज़, आइलैंड कंट्रीज़ के लिए फोरम बनाया गया, फिपिक प्लेटफॉर्म, नॉर्डिक फोरम, इस सब का मेंबर बना इंडिया पिछले 9 सालों में. कई सारे टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम्स जैसे MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम्स, वासेनार एग्रीमेंट या ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, इन सब का हिस्सा बना इंडिया पिछले 9 सालों में अंडर मोदी गवर्नमेंट. नैरेटिव सेपर, तो इंडिया थ्रू रायसीना डायलॉग, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ अलग अलग तरह टाइम में न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि MTCR क्या होता है, वासेनार एग्रीमेंट क्या होता है. ठीक है, अभी जो स्टूडेंट्स नया फॉलो करना शुरू किए हैं उनको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी. धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी फैक्चुअल या बेसिक चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगा. तो इंडिया बीइंग अ नैरेटिव शेपर, तो थ्रू रायसीना डायलॉग इंडिया हैज़ बिन creating world opinion on different critical issues like climate change या terrorism. India is rising as an independent force, जैसे यूक्रेन वॉर पे बात हो गई, क्वाड पे बात हो गई, या इंडिया इज़ इमर्जिंग एज ए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ. ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़. इंडिया हैज़ टेकन ए स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑन चाइनाज एग्रेशन और at violation at line of actual control या Belt and Road Initiative पे India has taken a strong stand. तो all such things prove that India has risen as an independent force in global order. तो ये सारी चीज़ें प्रूव करती हैं कि India's footprint has been growing in global order. अब जरा दूसरा पार्ट देखते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ एन इंडियन सिटीजन. तो इंडियन गवर्नमेंट, वैसे ये पुरानी सरकारों में भी आपने देखा होगा इस तरह की पॉलिसीज़, बट प्रोएक्टिवली इंडियन गवर्नमेंट जो मौजूदा सरकार है दैट हैज़ बिन वेरी प्रोएक्टिव इन ब्रिंगिंग बैक इंडियंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इन केस ऑफ क्राइसिस. चाहे वो कोविड का टाइम हो या फिर कन्फ्लिक्ट इन अफगानिस्तान या सूडान हो, इंडियन गवर्नमेंट वॉज वेरी प्रोएक्टिव इन रिपैट्रिएटिंग बैक इट्स सिटीजन्स. मोर सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन्स through land boundary agreement with Bangladesh in 2015, या countering China's aggression at line of actual control, या delegitimizing terrorism from Pakistan. आपको धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट का, जैसे मेंस में भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स, तो सारे सब्जेक्ट्स की अपनी वोकेबुलरी होती है, अपना आंसर लिखने का तरीका होता है, वो स्टाइल को पिक करना होगा. न्यूज़पेपर एनालिसिस रोज कराने का पर्पस ही यही होता है. कोई सिग्निफिकेंट कंटेंट हो या ना हो, आपको हर एक सब्जेक्ट से कुछ तो अंदाज़ा लगे. सो यू सी द काइंड ऑफ लैंग्वेज इज़ बीइंग यूज्ड, डीलेजिटिमाइजिंग टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान, इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग जैसे कि राइज इन एक्सपोर्ट या टेक्निकल कोलैबोरेशन विद अदर कंट्रीज या राइज इन FDI. ऑल सच थिंग्स हैज़ हेल्प्ड इन हैविंग पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन लाइफ ऑफ ऑन एवरेज सिटीजन. सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया ने जिस तरह की प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी अपनाई है, जयशंकर साहब कहते हैं कि जब वेस्टर्न इकोनॉमीज़ ने रसिया के ऊपर बैन लगा दिया, तब भी इंडिया कंटिन्यूड टू बाय पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम रसिया. दैट हाईलाइट्स प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी मेकिंग फ्रॉम इंडिया एंड दैट हैज डायरेक्टली हेल्प्ड इन सॉफ्टनिंग पेट्रोलियम प्राइसेस. अदरवाइज पेट्रोल पंप पे इंडियन, मतलब एक एवरेज इंडियन को समझना चाहिए कि पेट्रोल पंप पे उनको आज भी उतना ज़्यादा ब्लीड नहीं करना पड़ रहा, उतना ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ रहा है, और इसके पीछे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी भी रिस्पॉन्सिबल है. तो कैसे कैसे सवाल पूछ लेते हैं फॉरेन पॉलिसी का. ऐसा सवाल इज़ वेटिंग टू कम इन UPSC आई बिलीव कि फॉरेन पॉलिसी मेकिंग का एवरेज इंडियन सिटीजन के जीवन में क्या इम्पैक्ट है, बताइए. तो जो प्राइस हम पे कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, दैट इज़ टू सम एक्सटेंट डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेन प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी. ग्लोबलाइज्ड इंडियाज़ कल्चर एट ग्लोबल ऑर्डर, जैसे कि ये एग्रीकल्चर मैंने गलती से लिख दिया, इसको ठीक कर दूंगा. ग्लोबलाइज्ड इंडियाज़ कल्चर लाइक इंटरनेशनल योगा डे या आयुर्वेदा. इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है ग्लोबल ऑर्डर में जो बढ़ाया जा रहा है मौजूदा सरकार के अंतर्गत, इंटरनेशनल योगा डे मनाना शुरू किया हमने 2015 में, आयुर्वेदा को पॉपुलराइज कर रहे हैं. सो दैट इज़ नाउ हेल्पिंग एन एवरेज सिटीजन टू एवरेज इंडियन सिटीजन टू ईजिली एडजस्ट अब्रॉड. न्यू पासपोर्ट सेवा केंद्र हैव बीन ओपन, that is helping Indian citizens to easily avail passports. But
इस आर्टिकल में, अब एस जयशंकर साहब ने तो नहीं कहा है, लेकिन इसी आर्टिकल में, द हिंदू का ये आर्टिकल है, उसने एस जयशंकर साहब की बात भी कवर किया, फिर उसने अपने तरफ से एनालिसिस करके दिया है कि द एरियाज़ वेयर द गवर्नमेंट हैज़ रिमेंड इनइफेक्चुअल, एरिया जहाँ पे अभी भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में थोड़े से गैप्स देखे जा सकते हैं। तो हमने नए ग्रुप्स को ज्वाइन तो किया है, सार्क और इस तरह के क्वाड जैसे ग्रुप्स को, I2U2 को ज्वाइन तो किया है, बट द ओल्ड फॉर्मेशंस आर नाउ गेटिंग कंप्लीटली लेफ्ट आउट और अबैंडन। फॉर एग्जांपल सार्क, अभी सार्क साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में एक रीजनल कोऑपरेशन के लिए ग्रुप है 1985 से ही, विच इज़ वेरी फंडामेंटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन इंडियाज टाइज विथ इट्स नेबर कंट्रीज़। बट सार्क की कोई समिट हुई ही नहीं है सिंस 2014, क्योंकि 2016 में समिट होनी थी इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, उसके पहले उरी अटैक हो गया, और तब से इंडिया ने पाकिस्तान को पूरी तरह से साइडलाइन करने का फैसला किया है साउथ एशिया में, और इंडिया हैज़ बिन बाइकॉटिंग सार्क समिट सिंस देन, एंड दैट इज हाउ सार्क हैज़ बिकम अ completely dysfunctional or abandoned organization. But SARC is important, but because of India's approach, SARC has become completely abandoned organization. So that is how one can say it is one fault line or one lacuna in India's foreign policy making. Old organizations are now losing traction. मौजूदा सरकार के अंतर्गत फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में कुछ चेंजेस लाए गए हैं, जैसे माना जा रहा है कि नॉन अलाइनमेंट से वी हैव शिफ्टेड टू मल्टी अलाइनमेंट। पंचशील जो इंडिया फॉरेन पॉलिसी की एक पिलर मानी जाती रही है, उससे हमने शिफ्ट किया है पंचामृत में। बट द फैक्ट इज कि हाउ एग्जैक्टली मल्टी अलाइनमेंट विल बी different from non-alignment or how exactly Panchamrit will be different from Panchasheel is yet not clear. The shift is very ambiguous. चाइनाज ग्रोइंग फुटप्रिंट, चाहे हम कितनी भी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी अपनाएं, बट नो वन कैन डिनाई दिस फैक्ट कि चाइनाज फुटप्रिंट इन इंडियन ओशन और साउथ एशिया इज ग्रोइंग. For example, except for Bhutan, all other neighbor countries of India are already part of Belt and Road Initiative of China. डिनाइल ऑफ मेंबरशिप एट मल्टीलैटरल फोरम, अभी वासेनार अग्रीमेंट हो, MTCR हो, वहाँ तो मेंबरशिप मिल गई, बट इंडिया के बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव कोशिशों के बावजूद भी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हमें मेंबरशिप नहीं मिला, डिनाई किया गया. इंडिया हैज़ बीन ट्राइंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग सम डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एट UNSC, बट दैट इज़ येट टू अराइव. हम चाह रहे हैं कि P5 कंट्रीज़ के अलावा इंडिया को भी मेंबरशिप मिले, UNSC के मेंबरशिप को और ओपन किया जाए, वाइडन किया जाए, बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग. फॉर गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू रिपैट्रिएट फ्यूजिटिव्स लाइक नीरव मोदी एंड विजय माल्या, सो दैट कुड बी ऑल्सो सीन एज वन negative or lacuna in foreign policy approach of Indian government of current times. The next article is about Tamil Nadu government withdrawing general consent from CBI. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. So this could be an example of combative federalism. Combative federalism where center and states come into conflict with each other on certain issues. तो देखते हैं क्या है ये मौजूदा इशू. देखिए CBI के बारे में पहले ज़रा समझ लेते हैं. CBI is governed as per this particular law, Delhi Special Police Establishment Act of 1946. तो सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट says that CBI, आपको समझना चाहिए कि CBI जो मौजूदा ऑर्गेनाइजेशन है ना, CBI, ये स्टार्टिंग से इसका नाम CBI नहीं था, इसको दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट की तरह इस्टेब्लिश किया गया था इन 1946 फॉर दिल्ली. बट बाद में 1964 में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सांथनम कमिटी a special body CBI was created to take care of the issues related to corruption in public life and investigating some critical matters. उसके लिए CBI बनाया गया. तो CBI derives its power from this law only. ये law की मदद से दिल्ली स्पेशल पुलिस लाया गया था. बाद में 1964 में सांथनम कमेटी के रिकमेंडेशन से CBI बनाया गया, बट CBI derives its power from this दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट. इस कानून का सेक्शन 6 कहता है कि CBI मस्ट मैंडेटरीली ऑब्टेन कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न बिफोर बिगिनिंग टू इन्वेस्टिगेट ए क्राइम इन द स्टेट. सरल भाषा में, अगर CBI को किसी भी स्टेट में कोई इन्वेस्टिगेशन करना है क्राइम रिलेटेड, जैसे वेस्ट बंगाल में कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, तो पहले वेस्ट बंगाल की सरकार से उसको परमिशन लेना होगा. अभी कंसेंट जो है वो दो तरीके से लिया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट से. स्पेसिफिक कंसेंट यानी कि एक पर्टिकुलर केस के लिए कंसेंट लेना, या जनरल कंसेंट कि एक बार किसी स्टेट गवर्नमेंट ने जनरल कंसेंट दे दिया तो फिर CBI बिना उस स्टेट गवर्नमेंट के बार बार परमिशन लिए हुए भी
अलग अलग केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया और डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड जनरल कंसेंट। स्पेसिफिक कंसेंट अगर देती है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट तो ये एक पर्टिकुलर केस के लिए कंसेंट होगा कि हाँ भाई ये वाला केस हुआ है, मर्डर केस, आप इसमें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जनरल कंसेंट का मतलब है कि एक बार कंसेंट दे दिया तो बार बार सीबीआई को कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है इन दैट पर्टिकुलर केस। नॉर्मली कैसा होता है कि सीबीआई भारत सरकार की एजेंसी है तो नॉर्मली सारे स्टेट गवर्नमेंट जो हैं जनरल कंसेंट दे ही देते हैं सीबीआई को, लेकिन हाल फिलहाल में सीबीआई की लेजिटिमेसी जो है वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो रही है। सीबीआई इज़ क्रिटिसाइज्ड फॉर एक्टिंग लाइक एन हाउंड डॉग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दैट इज़ बाई मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स, स्पेशली द स्टेट गवर्नमेंट्स हु आर हैविंग गवर्नमेंट्स फ्रॉम अदर पार्टीज़, अपोजिशन पार्टीज़ की सरकार हैं स्टेट लेवल पे, तो उन स्टेट गवर्नमेंट्स ने सीबीआई से जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया। फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, मिजोरम, दे हैव विड्रॉन द जनरल कंसेंट फ्रॉम सीबीआई। अभी इसी से रिलेटेड करंट न्यूज़ है, तमिलनाडु हैज़ बिकम द नेक्स्ट स्टेट दैट हैज़ विड्रॉन जनरल कंसेंट फ्रॉम सीबीआई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीबीआई की लेजिटिमेसी पे बार बार सवाल उठाते हैं। वाई विड्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट बाय सीबीआई? सीधी सी बात है, ऑल स्टेट्स आर एलिजिंग दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज यूजिंग सीबीआई फॉर अनफेयरली टारगेटिंग द ऑपोजिशन। तो क्रेडिबिलिटी ऑफ सीबीआई इज इन क्वेश्चन, और ये हमेशा से ही थोड़े बहुत इश्यूज रहे ही हैं कि सीबीआई फंक्शनिंग अंडर सुपरिटेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग हैज़ ऑलवेज बीन under some scanner for acting under influence of the government, central government, and not acting in purely free and fair manner। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 में सीबीआई को कहा था कि इट इज़ ए केज्ड पैरट दैट स्पीक्स इट्स मास्टर्स वॉइस। सो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट वाज रेफरिंग ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई। सीबीआई को हमें ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट बनाने की ज़रूरत है, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट सीबीआई टू act in free and fair manner। इसके लिए what steps could be taken? Of course one has to reduce हमारे excessive government control over CBI। statutory status दिया जा सकता है सीबीआई को। अभी तो सीबीआई इज डिराइविंग इट्स पावर फ्रॉम दिस डीपीएससी एक्ट, बट इट इज़ नॉट ए स्टैचूटरी बॉडी, सो इसके लिए एक अलग से कानून बना करके इसको स्टैचूटरी स्टेटस दिया जा सकता है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस वर्किंग ऑफ सीबीआई रिकमेंडेड फॉलोइंग। इट सेज कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ सीबीआई किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन करना चाहिए। सीबीआई शुड बी गिवन मोर पावर related to union, state and concurrent list under 7th schedule of the Indian Constitution। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट HDI फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस GS पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। कौन है ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, वो जरा देखते हैं। देखिए ट्राइबल ग्रुप तो आपको पता ही है 8 से 8.5% तक की पॉपुलेशन है इनकी हमारे देश में, और दे आर वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड एज फार एज इकोनॉमिक स्टेटस इज़ कंसर्न या ओवरऑल एजुकेशन स्टेटस इज़ कंसर्न। तो ट्राइबल्स के अंदर भी देर आर सर्टेन ट्राइबल्स विच आर वेरी वेरी बैकवर्ड, और उन पे स्पेशल फोकस के लिए फिर उनकी एक लिस्ट बनाने का काम शुरू किया गया 1973 में, व्हेन धेबर कमीशन वाज क्रिएटेड टू आइडेंटिफाई ट्राइबल्स के अंदर भी द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइबल्स, एंड देन धेबर कमीशन क्रिएटेड ए लिस्ट जिसका नाम दिया गया प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स एज ए सेपरेट कैटेगरी हु वर लीस्ट डेवलप्ड अमंगस्ट इवन द ट्राइबल ग्रुप्स। भारत सरकार ने 2006 में ये जो प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप नाम दिया था धेबर कमीशन ने, उसका नाम बदल करके कर दिया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTG। PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आर दोज दैट आर हुज पॉपुलेशन इज स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग। टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी आउटडेटेड, प्री एग्रीकल्चरल यूज़ करते हैं, लिटरेसी लेवल इज़ एक्सट्रीमली लो, इकोनॉमी इज सब्सिस्टेंस लेवल, बेसिकल सर्वाइवल लेवल। तो हमारे देश के अंदर 75 ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिसको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आइडेंटिफाई किया गया। हाईएस्ट नंबर्स आर इन ओडिशा। मौजूदा सरकार ने क्या फैसला लिया है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड? अभी PVTGs का अलग से HDI निकाला जाएगा और उस पर अलग से फोकस किया जाएगा ताकि उनकी HDI स्कोर इम्प्रूव की जाए।
ऐसा सेलेक्टिव टारगेटिंग इसलिए किया जा रहा है पीवीटीजीज का ताकि उनकी एचडीआई इंप्रूव की जाएगी, तो ओवरऑल इंडिया का रैंक इंप्रूव हो सकता है इन एचडीआई। आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक काफ़ी पुअर रहता है। रिसेंटली रिलीज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर इंडिया का रैंक in human development index was around 32 out of 191 countries, which is very poor, and the score was also very low, 0.633। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने 2019 प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वन शॉट चिकनगुनिया वैक्सीन। दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, लेकिन हाँ साइंस एंड टेक में इसका जिक्र किया जा सकता है। तो चिकनगुनिया बीमारी के बारे में ज़्यादा समझते हैं। इट्स अ मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज दैट ट्रांसमिट्स चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया वायरस के कारण चिकनगुनिया बीमारी होती है जो मेनली इंडेमिक है टू अफ्रीका, एशिया एंड सम ऑफ द अमेरिकन कंट्रीज़। तो चिकनगुनिया कॉजेज सिम्टम्स सच एज फीवर, हेडेक, फटीग, सीवियर मसल पेन। चिकनगुनिया से नॉर्मली डेथ तो नहीं होती है बट इट कैन बी फैटल इन रेयर केसेज ऑल्सो। हाल फिलहाल में न्यूज़ क्या निकल कर क्या आ रही है, देयर हैज़ बीन अ रिपोर्ट पब्लिश्ड इन द लैंसेट मैगजीन। लैंसेट जो है वो काफ़ी रेनाउंड मेडिकल जर्नल है। उसके एक रिपोर्ट में बताया गया है कि फेज 3 ऑफ ह्यूमन ट्रायल ऑफ चिकनगुनिया वैक्सीन हैज़ बीन सक्सेसफुल। सो नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ चिकनगुनिया वैक्सीन इन द मार्केट। इससे रिलेटेड ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, आर्टिकल 2 मैरी, which article of the constitution safeguards one's right to marry a person of choice? The correct answer would be article 21. That's all from our side for today. Thanks for watching.